हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नाइलेट द्वारा चलाई हुई ओ लेवल की पाइथन लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे, जिसमें हम 4 चैप्टर को रीड कर रहे हैं। 4 चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कंसोल इनपुट के बारे में। कंसोल इनपुट का टॉपिक हमारा लगभग कवर हो चुका है। कंसोल इनपुट से रिलेटेड मैंने 3 वीडियोस अपलोड की हैं प्रीवियसली। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अब कंसोल इनपुट के हम आगे चलते हैं तो हम न्यू टेक्निक देखते हैं, कन्वर्जन्स हम कंसोल इनपुट के आउटपुट के द्वारा ही सीखेंगे। चलिए आइए तो देखते हैं किस तरीके से कन्वर्जन सिस्टम के द्वारा होते हैं और किस तरीके से कन्वर्जन यूज़र के द्वारा होते हैं। ओके, सो कन्वर्जन टेक्निक पढ़ने के लिए हमें एक छोटा सा एग्जाम्पल प्रीवियस अपने कंसोल इनपुट का लेना होगा, जिससे हमको कन्वर्जन की प्रोसेस अच्छे से समझ में आएगी। ओके गाइस, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक छोटा प्रोग्राम बनाते हैं जो कि कंसोल के द्वारा यानी कि आउटपुट स्क्रीन के द्वारा इनपुट एक्सेस करेगा। ठीक है, तो सपोज हम प्रोग्राम बनाते हैं कि ए नाम का एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट किया और हमने इस लाइन में आदेश देते हैं हम कंपाइलर को कि तुमको क्या करना है, यूज़र से एक वैल्यू लेकर आना है। ठीक है, अब आप तो जानेगा इनपुट फंक्शन का मतलब कि यूज़र से एक वैल्यू क्या करता है, लेकर आता है आउटपुट स्क्रीन के द्वारा। और हमने इसको बता दिया कि जो नंबर तुम लेकर आओगे वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। नेक्स्ट हमने बी लिख दिया और बी में सपोज हमने जो नंबर एंटर करा रहे हैं वो हम करवा देते हैं फ्लोट टाइप का और यहाँ पे हम दे देते हैं इनपुट फंक्शन। ठीक है, क्या समझ में आया आपको कि सिस्टम क्या करेगा, इन 2 लाइन के द्वारा आउटपुट के द्वारा यानी आउटपुट स्क्रीन पर यूज़र से 2 नंबर एक्सेप्ट करेगा, जिसमें पहला नंबर होगा इंटीजर टाइप का और दूसरा नंबर होगा फ्लोट टाइप का। ठीक है, इंटीजर टाइप का नंबर ए के अंदर असाइन होगा और फ्लोट टाइप का नंबर बी के अंदर असाइन होगा। नेक्स्ट हमने लिख दिया सी इक्वल्स टू हमने लिख दिया ए प्लस बी। नाउ प्रिंट करवाई वैल्यू और हमने यहाँ पे सी की वैल्यू प्रिंट करवा दी। अब आप इसकी वर्किंग जानते ही हैं, हम प्रीवियस 3 वीडियोस में इनकी वर्किंग बहुत अच्छे से डीप में देख चुके हैं। जल्दी से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम बना के आपने बेच दिया आपके कस्टमर को। ठीक है, अब उस प्रोग्राम का यूज़ कर रहा है, तो जब वो इस प्रोग्राम का यूज़ करेगा तो क्या होगा, बेसिकली जो यूज़र है जो आपके प्रोग्राम को यूज़ कर रहा है उसको इससे कोई मतलब नहीं कि आपने क्या इनपुट दिया है। ठीक है, वो तो क्या देखता है, आउटपुट। ठीक है, उसको तो आपने सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, वो रन करने के बाद जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे काम कर रहा है उसको तो इससे मतलब है। सेम जैसे कैलकुलेटर होता है, तो कैलकुलेटर जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे अगले ने क्या क्या इसके अंदर यूज़ करके कैसा बनाया है, क्या किया है, आपको उससे मतलब नहीं है। आपको तो मतलब होता है जो बना बनाए कैलकुलेटर मिल गया, अब इस पर काम करने से। ठीक है, तो आपको एक ब्लैंक स्क्रीन दिखती है और इसके द्वारा आप क्या करते जाते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपको करना होता है कैलकुलेशंस वो करते जाते हो। इसी प्रकार मान लीजिए 2 नंबर के एडिशन का कोई प्रोग्राम बना के आपने अगले कस्टमर को दे दिया, तो अगला वाला कस्टमर इसका क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। मैंने आपको और भी टेक्निक बताई थी कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई स्ट्रिंग लिख सकते हैं जो कि यूज़र को यहाँ पर दिखे। यदि आपने कुछ भी नहीं लिखा, इस तरीके का लिखा है, तो ये स्क्रीन कैसे दिख रही है, आपको ब्लैंक दिख रही है। बेहतर है कि आप यहाँ पर कोई ना कोई स्ट्रिंग लिख दो। इनपुट फंक्शन के अंदर आप लिख दो एंटर इंटीजर वैल्यू, डबल इन्वर्टेड कोट्स 1 और ये 1। ठीक है, ये प्रोसेस मैंने आपको बताई थी कि आप जो भी यहाँ पे लिखते हो वो सबसे पहले आउटपुट स्क्रीन पे यहाँ पर शो होता है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम सपोज आपने सेव कर दिया। सेव करने के बाद जब आप इस प्रोग्राम को रन करने जाएंगे, तो जैसे ही रन करने जाएंगे पहली वाली लाइन वर्क करना शुरू कर देगी। अब पहली वाली लाइन में आपने क्या लिख दिया, आपने लिख दिया एंटर इंटीजर वैल्यू इनपुट फंक्शन के अंदर। तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया, इनपुट फंक्शन के अंदर जो भी लिखा होता है वो एज इट इज़ आपको यहाँ आउटपुट स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे दिख गया एंटर इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो आपने सपोज को इंटीजर वैल्यू दे दी 3। ये क्या होगा, 3 कहाँ जाएगा, 3 जो भी बेसिकली ए नाम का मेमोरी लोकेशन है उसके अंदर जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी ए नाम का मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुआ होगा मेमोरी के अंदर।
अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि मेमोरी लोकेशन कैसे क्रिएट होता है, कैसे इनपुट आता है, क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उन वीडियोस को देख लीजिएगा, ताकि आपको इन वीडियोस में कोई डाउट ना हो और आने वाली वीडियोस में भी कोई डाउट ना रहे। ओके ओके, सो 3 है वो का एंटर हुआ, पहली लाइन का काम। अब दूसरी लाइन पे काम करने आए, तो अगर मान लो आप एंटर करोगे तब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। जब कुछ भी नहीं दिख रहा तो आपको कैसे पता चलेगा क्या एंटर करें अपन, है ना। आपको ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है, जैसे यहाँ पे दिख गया एंटर इंटीजर वैल्यू, तो आपने इंटीजर टाइप की वैल्यू डाल दी। अगर मान लो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता, ब्लैंक स्क्रीन होती, तो यहाँ पे आप तो कोई फ्लोट वैल्यू भी दे सकते थे। और मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि अगर यूजर ने यहाँ पे इंटीजर सेट कर यदि प्रोग्रामर ने यहाँ पे इंटीजर सेट करके भेजा है और आप कोई फ्लोट टाइप की वैल्यू इंसर्ट कराते हैं, तो इस कंडीशन में आपको एरर का सामना करना होगा। तो इन चीज़ों से निजात पाने के लिए हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिख दी, एंटर इंटीजर वैल्यू। अब हमने एंटर किया, अब हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, तो हमें नहीं समझ में आ रहा कैसे वैल्यू एंटर करें। तो उसके लिए हम बेटर काम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रिंग और लिख देते हैं, एंटर फ्लोटिंग वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू है। ठीक है, मैंने जल्दी लिख दिया, ये लिखा है एंटर फ्लोटिंग वैल्यू। स्पेस कम है तो इस कारण मैं थोड़ा छोटी उसमें लिख दिया राइटिंग में। आप लोग जब काम करो तब अपने हिसाब से कोई सी भी स्ट्रिंग लिख देना। मैंने लिखा एंटर फ्लोटिंग वैल्यू, डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर एनक्लोज किया है मैंने इसको। तो जब अब आप क्या होगा, जैसे आपका कर्सर पहली लाइन पे था, अब पहली लाइन से दूसरी लाइन पे आए, तो जब आपने ये लाइनें दिखी थी तो यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा था। मान लो आपने इस तरीके की लाइन लिख दी, ये आपने जब आपने स्ट्रिंग नहीं लिखी थी, यदि ये स्ट्रिंग नहीं लिखी थी, तो आपको 3 के बाद सपोज आपने कोई भी एंटर किया, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन आपने कुछ चेंजेस कर दिए, आपने यहाँ पे लिख दिया इनपुट के अंदर एंटर फ्लोटिंग वैल्यू। तो ये जो अब स्ट्रिंग जो भी आपने यहाँ पे लिखी है वो आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी, एंटर फ्लोटिंग वैल्यू। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया। अगर कंप्यूटर ने आपको ऐसा लिख के दिया कि भाई एक फ्लोटिंग वैल्यू डालो, तो अब आपको कोई टेंशन नहीं है कि हम यहाँ पे गलत वैल्यू तो कहीं नहीं एंटर कर दें। आप यहाँ पे बड़ी आसानी से आउटपुट देख के, जो भी कंप्यूटर ने लिख के दिया है, आप उसको देख के समझ गए कि हमको कोई भी फ्लोट टाइप की वैल्यू को एंटर करना है। तो सपोज मैंने फ्लोट टाइप की वैल्यू एंटर कर दी। अब ये 4.5 जो फ्लोट टाइप की वैल्यू है, ये कहाँ पर जाके स्टोर हो रही है, ये स्टोर हो रही है बी मेमोरी लोकेशन में। 4.0। अब थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर देखना, आपने 4.5 दिया, ठीक है, 4.5 एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और बड़े आराम से वो बी के अंदर जाके क्या हो रहा है, स्टोर हो गया। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड एक बात और बता चुकी हूँ कि ये जो मेमोरी लोकेशंस बनते हैं ये डेटा टाइप के अकॉर्डिंग बनते हैं, यानी इनका जो साइज़ होता है वो इन डेटा टाइप के अकॉर्डिंग बनता है। तो जो इंटीजर का साइज़ है वो फ्लोट टाइप के जो मेमोरी लोकेशन उसके अपेक्षा छोटा पड़ता है, छोटा बनता है। तो प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि ओल्ड कंपाइलर कोई होते हैं, तो ओल्ड कंपाइलर इंटीजर के लिए 2 बाइट मेमोरी लोकेशन एलोकेट करते थे और फ्लोट टाइप की मेमोरी के लिए इंटीजर टाइप की मेमोरी के लिए 2 बाइट एलोकेट करते थे, फ्लोट टाइप की मेमोरी के लिए 4 बाइट एलोकेट करते थे। ठीक है, अच्छा कुछ पाइथन के एडवांस कंपाइलर चल रहे हैं, जो कंपाइलर थे ये सी के टाइम के थे जो पुराने हो चुके हैं। तो अधिकतर जो आज के एडवांस टाइप के कंपाइलर हैं जो आपके पाइथन में मेनली यूज़ होते हैं, वो बेसिकली यूज़ हो रहे हैं आपके इंटीजर के लिए, तो यूज़ होने लगे 4 बाइट। ठीक है, और फ्लोट के लिए जो फ्लोट है उसके लिए यूज़ होने लगे 8 बाइट। तो कुल मिला के कहानी लेकिन इतनी है कि पुराने कंपाइलर हो चाहे नए कंपाइलर हो, उन सभी में जो इंटीजर टाइप की मेमोरी लोकेशन है वो फ्लोट टाइप की मेमोरी लोकेशन की अपेक्षा कम है। ये भी कह सकते हैं कि जो इंटीजर टाइप की मेमोरी लोकेशन है वो फ्लोट टाइप की मेमोरी लोकेशन की अपेक्षा आधी है। यानी फ्लोट 4 बाइट ले रहा है तो ये फ्लोट 8 बाइट ले रहा है तो ये कितनी ले रहा है, 4 बाइट। आप पुराने अगर सी के कंपाइलरों की बात करें तो फ्लोट उसमें 4 बाइट लेता था, फ्लोट 4 बाइट लेता था और इंटीजर 2 बाइट लेता था। अब हम एडवांस की बात कर रहे हैं, हम अपना वीडियो एडवांस पर ही बना रहे हैं, तो एडवांस कंपाइलर को ले लेते हैं। फ़र्क कुछ नहीं पड़ना, मैं तो सिर्फ आपको कंसेप्ट बता रही हूँ कि जो ए है यानी इंटीजर टाइप की मेमोरी लोकेशन है वो 4 बाइट मेमोरी, 4 बाइट जितने मेमोरी को घेरेगी, और जो फ्लोट है वो 8 बाइट जितने मेमोरी को घेर लेगी। ठीक है, इतना स्पेस बना लेगी 4.5 के डाटा को स्टोर करने के लिए। ये तो खैर चलिए बाइट की बात होगी, मेमोरी लोकेशन कितनी बड़ी बनेगी उसकी बात हो गई।
अब हम अपने मुख्य कंसेप्ट पर आते हैं कि सपोज मैंने यहाँ पे 3 दिया तो 3 तो ए के अंदर जाके स्टोर हो गया। फिर मैंने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दी 4.5 तो 4.5 ये बी के अंदर जाके स्टोर हो गया। 4.5 दी फ्लोटिंग पॉइंट ही नंबर है, फ्लोटिंग पॉइंट का यहाँ पे मेमोरी लोकेशन। सपोज मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया 4, तब ये 4 बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं है। आप देख रहे हो उसमें पॉइंट के बाद पॉइंट नहीं लगा, पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं लिखा, तो बेसिकली नंबर कौन सा होगा, ये इंटीजर टाइप। अब बात ये आती है कि जब ये 4 सिस्टम के अंदर यानी बी मेमोरी लोकेशन के अंदर जाके स्टोर होगा तो किस प्रकार स्टोर होगा। तो यहाँ पे देखिए जो 4 है होने को भले ही इंटीजर टाइप की वैल्यू आप दे रहे हैं, इनपुट इंटीजर टाइप की दे रहे हैं, लेकिन जब ये 4 एक्सेप्ट करेगा बी मेमोरी लोकेशन तो ये क्या करेगा, जो 4 है इसको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा। अब कैसे कन्वर्ट करेगा, वो क्या करेगा 4.0 कर देगा। यानी यदि 4 ही लिखा है, इसके आगे आपने पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं लिखा, अगर पॉइंट के बाद कुछ भी लिखा है तब तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत ही नहीं, एज इट इज़ ये ले रहा है। लेकिन मान लो आपने इंटीजर वैल्यू दे दी कोई सी भी, तो उसको वो क्या करेगा, एक्सेप्ट तो कर लेगा लेकिन उसके आगे 0.0 को स्टोर कर देगा। यानी ये क्या कर रहा है, आपकी दी हुई इंटीजर वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर रहा है। आगे चलते हैं, तो हमने 2 लाइन पढ़ ली। तीसरी लाइन का जो कंपाइलर वो तीसरी लाइन में क्या कर रहा है, तीसरी लाइन में हमने बोला है कि तुम ए और बी के अंदर रखी हुई वैल्यू को क्या कर दो, जोड़ दो, ऐड कर दो। तो कंपाइलर ने वही किया, ए के अंदर वैल्यू कितनी रखी हुई है 3 और बी के अंदर वैल्यू कितनी रखी हुई है 4.0। तो इसने इन दोनों नंबरों को जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ने के बाद आप सभी जानते हो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 7.0। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के बाद 7.0 आंसर आ गया। कंपाइलर आपको सबको पता है, मैं बार बार बता चुकी हूँ, हर एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि हाई लेवल लैंग्वेज में इक्वल के इस साइड लिखी हुई पहले, इस साइड जो भी लिखा होता है राइट हैंड साइड वो पहले इवैल्यूएट होता है और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ इवैल्यूएट होती है। ठीक है, तो इक्वल के बाद जो भी लिखा है a + b ये सबसे पहले कैलकुलेट हुआ, तो इनको कैलकुलेट करके एक सिस्टम ने 7.0 आंसर अपनी मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर कर लिया। या क्योंकि आपने आदेश दिया उसको कि भाई तू a और b के अंदर रखी हुई वैल्यू को क्या कर दे, जोड़ दे। फिर आपने बोला कि जो 7.0 है उसको तू क्या कर, C मेमोरी लोकेशन के अंदर असाइन कर दे। अब ध्यान दीजिए C टाइप का एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो गया। यहाँ पे देखिए आपने A नाम का मेमोरी लोकेशन बनाया, आपने उसको बताया ये इंटीजर टाइप का डेटा को एक्सेप्ट करेगा। आपने B टाइप का मेमोरी लोकेशन बताया, उसको बताया कि तो फ्लोट टाइप का डेटा एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जब C टाइप का मेमोरी लोकेशन बन रहा है तो आपने नहीं बताया किस टाइप का मेमोरी लोकेशन बनेगा। इस कंडीशन में पाइथन जो कंपाइलर है वो अपने आप ही C का एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट करेगा, लेकिन किस टाइप का करेगा, ये अपने आप ही क्रिएट करेगा। ये क्रिएट करेगा फ्लोट टाइप का। पहले मैं बता चुकी हूँ कि जो बड़ा टाइप होता है उस टाइप का मेमोरी क्रिएट किया जाता है। तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छा समझाया कंसेप्ट मैंने कि जो मेमोरी इनपुट के जो टाइप होते हैं, तो इनपुट के टाइप को कैलकुलेट करके उनके आंसर को स्टोर करने के लिए मेमोरी लोकेशन वही बनता है जो इनपुट टाइप में सबसे बड़ा हो। ठीक है, तो एक इंटीजर कितना हो गया 4 बाइट और फ्लोट कितना हो गया 8 बाइट। तो C का जो मेमोरी लोकेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 8 बाइट का। अब आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, मैडम आपने प्रीवियस वीडियो में तो ये 4 बाइट बता दिया था, है ना, ये 2 बाइट बता दिया था। मैं आपको क्या बोल चुकी हूँ, ये डिपेंड करता है बाइट कंपाइलर के ऊपर। ठीक है, जैसे अकॉर्डिंग कंपाइलर होते हैं उससे अकॉर्डिंग इनके बाइट्स, इनके डाटा स्टोर करने के जो मेमोरी स्पेस है वो चेंज हो जाते हैं। तो वो हमने प्रीवियस C के कंपाइलर के अकॉर्डिंग मैंने आपको साइज बता दिया। इससे आपकी प्रोग्रामिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये कंपाइलर के वर्क के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। आज हमने देख लिया एडवांस कंपाइलर की, भाई जो एडवांस कंपाइलर है वो इतनी बाइट घेर रहे हैं। इससे आपकी प्रोग्रामिंग पर यहाँ के आंसर पर कोई फ़र्क नहीं होने वाला, ये तो सिर्फ अंदर की वर्किंग है सिस्टम के अंदर की। ठीक है, तो सिस्टम कंपाइलर ने अपने आप C का जो मेमोरी लोकेशन बनाया वो किस टाइप का बनाया, फ्लोट टाइप का, अपने आप ही। ठीक है, आपको नहीं बताना पड़ा। अब वो क्या कर रहा है, इसके 7.0 को स्टोर कर रहा है। अब आपने अगली लाइन में बोला कि भाई C के अंदर रखी हुई वैल्यू को तुम प्रिंट करवा दो, तो उसने C के अंदर रखी हुई वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, आंसर आपको मिल गया 7.0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपने इनपुट जो दिया था इंटीजर टाइप की वैल्यू 3, तो 4 बाइट में जाके असाइन हो गया, यानी A मेमोरी लोकेशन के जाके अंदर जाके असाइन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो दूसरा नंबर दिया 4, ये जो 4 है
ये सिस्टम के अंदर जाके फ्लोटिंग पॉइंट में यानी बी मेमोरी लोकेशन में फ्लोटिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। इसको कंपाइलर अपने आप कन्वर्ट कर रहा है, आपने तो कन्वर्ट नहीं किया ना, आपने को तो 3 और 4 का ही एडिशन कराना है, आपको नहीं कराना 4.5 4.2 का, आपको 3 और 4 का ही एडिशन कराना है। तो आपने तो इसको 4 ही नंबर दिया, तो कंपाइलर इसको 4.0 के हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया। अंतर कुछ नहीं हुआ, अंतर कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप किसी संख्या को 4 लिखते हो या फिर उसको 4.0 इस तरीके से लिख देते हो तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि आपने इंटीजर वैल्यू दी, आपने इसको पॉइंट में बनाकर नहीं दिया, लेकिन कंपाइलर ने अपने आप इसको फ्लोटिंग पॉइंट में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, तो ध्यान दीजिए, ये प्रोसेस कहलाती कन्वर्जन। ये प्रोसेस कहलाती है आपकी कन्वर्जन। ये जो कन्वर्ट हुआ है ऑटोमेटिक, कंपाइलर ने खुद ने कन्वर्ट किया है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, कन्वर्जन प्रोसेस। अब ये कन्वर्जन प्रोसेस 2 प्रकार की होती है। एक होती इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट किसे कहते हैं, देखिए ये जो कन्वर्जन प्रोसेस आपने देखी ना कि आपने इंटीजर टाइप की वैल्यू दी यानी आपने 4 दिया, कंपाइलर ने इसको अपने आप 8 बाइट में यानी फ्लोटिंग पॉइंट में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो जब कंपाइलर अपने आप ही आपके दिए हुए डेटा को कन्वर्ट कर देता है किसी अन्य फॉर्म में, तो ये कन्वर्जन की प्रोसेस कहलाती है इम्प्लिसिट कन्वर्जन। है तो ये कन्वर्जन ही ना, लेकिन कन्वर्जन में किस टाइप का कन्वर्जन है, ये इम्प्लिसिट, क्योंकि इसको कंपाइलर ने खुद ने कन्वर्ट किया, आपने इसको कन्वर्ट नहीं करा। दूसरा होता है आपका एक्सप्लिसिट। यहां पे देखिए एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले आप यहां पे देखिए आंसर। देखिए यहां पे आपको आंसर क्या मिल रहा है, 7.0, ठीक है। लेकिन अगर यही आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ 7 मिलता तो कोई फर्क तो नहीं है, चाहे 7.0 मिले या 7 मिले, लेकिन फर्क कहाँ है, ध्यान दीजिए। ये 7.0 जब दे रहा है यानी सी टाइप के मेमोरी लोकेशन में से आपको 7.0 मिल रहा है, तो 7.0 का मतलब ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट टाइप की मेमोरी में स्टोर है, ठीक है। ये आपका 7.0 स्टोर है फ्लोटिंग पॉइंट टाइप की मेमोरी में। अब ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करना। यदि आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू दी है आपने, तो आंसर आपको 7 ही मिल जाए बहुत बेहतर होगा। अननेसेसरी 7.0 मिला, इसका कोई वजूद नहीं है, कोई मतलब नहीं है 7.0 मिलने का। अगर आपको यहाँ पे 7 मिलता है तो उससे ज़्यादा फायदा है। क्यों फायदा है, देखिए 7 जो है इसके आगे पॉइंट नहीं लगा हुआ, पॉइंट नहीं लगा हुआ, इट मीन्स ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। अच्छा, इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर होने के लिए किसकी आवश्यकता है, 4 बाइट की। जबकि 7.0 यदि इसके आगे 0.0 लग गया तो इसको स्टोर होने के लिए कितनी आवश्यकता पड़ रही है, 8 बाइट की। यानी ये स्पेस ज़्यादा घेर रहा है और ये स्पेस कम घेर रहा है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको फ़र्क कुछ नहीं होना, आपको आंसर तो 7.0 मिल रहा है चाहे 7 मिल रहा है, आपको आंसर से मतलब 7, लेकिन फ़र्क कहाँ पड़ रहा है, मेमोरी ऑक्यूपेशन में, यानी मेमोरी जो ऑक्यूपाई हो रही है उस पर फ़र्क पड़ रहा है। देखिए जैसे ये सपोज आपने एडिशन का प्रोग्राम बनाया, अब ऐसे कैलकुलेटर, मान लो आप कोई कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाने जा रहे हो, सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो कैलकुलेटर का, तो उसमें अकेला एडिशन का तो बनाओगे नहीं ना, आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एम प्लस, एक्सपोनेंट, आपने कैलकुलेटर में देखे होंगे ढेर सारे फंक्शंस होते हैं। अब आप इतने सारे फंक्शंस का प्रोग्राम बनाओगे इनके लिए, है ना, तब ये प्रोग्राम आपका क्या काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आपका ये प्रोग्राम क्या होगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आप तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ये जो आपने आंसर स्टोर करवाया है, यदि आपको इंटीजर टाइप का ही नंबर देना है, ठीक है, मान लो आपको इंटीजर टाइप का ही नंबर देना है, तो अननेसेसरी जो काम आपका 4 बाइट में हो सकता है, यानी ये आंसर आपका 4 बाइट में स्टोर हो सकता है, ये इंटीजर होता तो, ठीक है, तो जो काम आपका 4 बाइट में हो सकता है वो काम आपका किस में हो रहा है, 8 बाइट में। अब इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है, कंपाइलर ने भाई खुद ने इतना बड़ा मेमोरी असाइन कर दिया। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप इसके लिए मेमोरी का साइज कम करवा सकते हो, यानी फ्लोटिंग पॉइंट, जो डाटा फ्लोटिंग पॉइंट के रूप में स्टोर है उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आप इसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करोगे, आप यहाँ पे लिख दो
ये जो सी लिखा हुआ है ना आपका, इसको क्या करो आप ऐसे लिख दो, सी तो खैर लिखा ही हुआ है, इसके पहले लिख दो आप इंटीजर, INT सिर्फ, और INT के बाद इस तरीके से ब्रैकेट्स लगा और उसके अंदर लिख दो सी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ हम सिस्टम को बोल रहे हैं कि भाई जो तुम्हारा सी टाइप के अंदर यानी जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रखा हुआ है ना, उसको तुम क्या कर दो, इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। तो अगर आपने ऐसा बोल दिया तो ये डाटा किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीजर टाइप में, ठीक है। तो अगर इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो गया तो अननेसेसरी जो इतने बड़ी मेमोरी लोकेशन को वो घेर रहा है वो छोटे मेमोरी लोकेशन को घेरने लग जाएगा, और आपको यहाँ पे जो आंसर है वो भी क्या प्राप्त हो जाएगा, 7। अगर आपने इंटीजर टाइप की वैल्यू दी है तो एक आपको उसमें अगर 7 आंसर मिलता है तो ये आंसर ज़्यादा स्टैंडर्ड है और ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में आपने क्या किया, यूज़र ने, ये कन्वर्जन किसने करवाया, यूज़र ने, आपने करवाया। तो जो कन्वर्जन आप करवाते हो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। क्लियर, समझ में आ गया? ये जो कन्वर्जन है जो कंपाइलर ने खुद ने करा है, ये वाला कन्वर्जन, ये कहलाता है आपका इम्प्लिसिट, जो कंपाइलर खुद कर रहा है। ये जो कन्वर्जन है जो यूजर ने करवाया है, ये कहलाता है आपका एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कंसोल इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी प्रोग्रामिंग में। कंसोल इनपुट के थ्रू यदि आप प्रोग्रामिंग करते हो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है और अच्छी होती है। तो आपको प्रोग्रामिंग अब आगे से कंसोल इनपुट के द्वारा ही करना है। ओके, जो भी आपके प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं उनको स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन देखिए, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यदि आप प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखेंगे, प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आने वाले वीडियो आपको समझ में नहीं आएंगे। दूसरी बात, आपको मैं प्रैक्टिकली बोर्ड पे समझाती हूँ। आपको इसी तरीके से सबसे पहले अपनी कॉपी पे ये वर्क करके देखना है, ठीक है। कॉपी पे करके ये चीज़ सीखनी है, उसके बाद आपको सिस्टम के ऊपर जो भी मैं आपको बोर्ड पे सिखाती हूँ करना, इसी तरीके से, कोई गलती मत करना, है ना। ब्रैकेट्स वगैरह का सबका बिल्कुल विशेष ध्यान रखना, और फिर इसको आप सिस्टम पे या अपने मोबाइल पे जिस पे भी आप पाइथन की प्रोग्रामिंग करते हैं वहाँ पे अप्लाई करके देखना, रन करा के देखना। इसी से आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।